नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 12 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है आपके 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट रहेगा, जिसमें आज हम दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में बंजारे मुख्य रूप से कौन थे? आपको बताना है मुगल काल में बंजारे जो है दोस्तों मुख्य रूप से कौन थे? किसान थे, अनाज ढोने वाले व्यापारी थे, सैन्य अधिकारी थे, या फिर बुनकर थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मुगल काल में बंजारे जो हैं दोस्तों ये क्या थे? अनाज ढोने वाले व्यापारी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे मुगल काल में बंजारे जो हैं दोस्तों मुख्य रूप से अनाज और अन्य वस्तुओं को ढोने वाले व्यापारी समूह थे। ठीक है, और ये जो है दोस्तों किस में चलते थे? कारवां में चलते थे। ठीक है, किस में चलते थे? कारवां। ठीक है, कारवां यानी कि जिसे टांडा कहा जाता था। ठीक है, यानी कि कारवां में ये लोग चलते थे जिसमें हजारों बैल और गाड़ियां होती थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में विप्र शब्द का प्रयोग पहली बार बुद्धिमत्ता के संदर्भ में किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में विप्र शब्द का प्रयोग जो है पहली बार बुद्धिमत्ता के संदर्भ में किया गया है। ऑप्शन देखिए, द्वितीय मंडल, तृतीय, नवम, या फिर दसम। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? आपको बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में विप्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दसम मंडल। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे विप्र का जो है उल्लेख जो है, ठीक है, पहली बार जो है विप्र शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? दसम मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के दसम मंडल में विप्र शब्द का प्रयोग पहली बार विशेष रूप से दोस्तों विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है दोस्तों, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा यानी कि ताजमहल की फूहड़ नकल जिसको हम कहते हैं किसकी स्मृति में बनाया था? तो आपको बताना है दोस्तों बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है औरंगजेब ने किसकी स्मृति में दोस्तों बीबी का मकबरा बनाया था? ऑप्शन देखिए, मुमताज महल, दिलराज बानो बेगम, या जिससे हम रबिया उद दौरानी कहते हैं, या फिर जहां आरा, या फिर रोशन आरा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? औरंगजेब ने दोस्तों बीबी का मकबरा जो है दोस्तों किसकी स्मृति में बनाया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों क्या हो जाएगा? दिलराज बानो बेगम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने बीबी का मकबरा किसकी स्मृति में बनाया था? दिलराज बानो बेगम की स्मृति में बनाया था। ठीक है, पहला यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ स्थित है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बीबी का मकबरा दोस्तों ये आपका कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र की, ठीक है, महाराष्ट्र की औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, ठीक है, औरंगाबाद पूछा जाएगा आपको। ठीक है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र की औरंगाबाद में है। ठीक है, किसने बनवाया था इसको? औरंगजेब ने बनाया था। किसकी स्मृति में बनाया था? दिलराज बानो बेगम की स्मृति में बनाया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कब बनाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कब बनाया था। तो ध्यान रखेंगे 1660 1660 1660 61 में जो है ये बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको
साथ ही साथ दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको दक्कन का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, दो चीज़ याद रखेंगे, बीबी का जो मकबरा है इसको कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जो बीबी का मकबरा है इसको पहला तो ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दक्कन का ताज। ठीक है, क्या कहा जाता है, दक्कन का ताज कहा जाता है इसको। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको याद रखने हैं। बीबी का मकबरा जो हमने देखा दोस्तों, इसमें सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपका बीबी का मकबरा कब बना, किसने बनाया, किसकी स्मृति में बनाया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है, दक्कन का ताज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 में दोस्तों आपको प्राचीन पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर देखना है पुस्तक और उनके लेखक। चलिए यहाँ पर दोस्तों पुस्तकें दी हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लेखक दिए हैं। ठीक है, आपको बताना है। पहला देखिए ए देवीचंद्र गुप्तम, दूसरा देखिए किरातार्जुनीयम, उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, या फिर चौथा मृच्छकटिकम। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर मृच्छकटिकम किसका है, शूद्रक का है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम किसका है, ये कालिदास का है। ठीक है, और साथ ही साथ देवीचंद्र गुप्तम जो है ये आपका विशाख दत्त का है। ठीक है, और किरातार्जुनीयम ये किसका है, ये भारवी का है। तो ये क्रम रहेगा दोस्तों आपका। कूट क्या बनेगा इसका, कूट बनेगा इसका दोस्तों 4 का, यहाँ पर कूट फर्स्ट बनेगा। ठीक है, 2 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इनके दोस्तों पुस्तक और लेखक से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो है पुस्तकें याद रखनी है। ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम जो है विशाख दत्त का है। ठीक है, किरातार्जुनीयम किसका है, भारवी का है। मालविकाग्निमित्रम किसका है, ये कालिदास का है। और मृच्छकटिकम किसका है, शूद्रक का है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए 5 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर आपको बताना है, मुगल सम्राट बताना है जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था, जहांगीर था दोस्तों। ठीक है, कब लगाया था, अगर आपको पूछा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध कब लगाया। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे, कब लगाया था, 1617 में लगाया था। ठीक है, 1617 याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध कब लगाया, 1617 में लगाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरापाषाण काल के होमो इरेक्ट्स मानव का जीवाश्म भारत में पहली बार कहाँ खोजा गया था। ऑप्शन देखिए, भीमबेटका, हथनोरा, बागोर, या फिर निवास। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, पुरापाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, पुरापाषाण काल के, मैंने बताया था आपको पुरापाषाण काल के होमो इरेक्ट्स मानव का जीवाश्म जो है भारत में पहली बार कहाँ खोजा गया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों, भारत में आदि मानव यानी कि होमो इरेक्ट्स का एकमात्र और प्रथम प्रमाणिक जो जीवाश्म है वो दोस्तों कहाँ मिला, वो मिला दोस्तों हथनोरा। ठीक है, हथनोरा जो है आपका कहाँ पड़ता है, आप ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हथनोरा यानी कि आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीहोर जिले में दोस्तों ये जो है दोस्तों खोजा गया दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, इसकी खोज जो है वर्ष 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। ठीक है, किसने की थी खोज, ठीक है याद रखेंगे, 1982 में, 1982 में खोज किसने की थी, खोज की थी दोस्तों अरुण सोनकिया ने। ठीक है, अरुण सोनकिया। ठीक है, अरुण सोनकिया ने की। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, भारत में आदि मानव होमो इरेक्ट्स का एकमात्र और प्रथम जो प्रमाणिक जीवाश्म है
ये हथनौरा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक, ठीक है, किस विभाग का प्रमुख होता था? तो सल्तनत काल में आपको बताना है। ठीक है, सल्तनत काल में बरीद अ मुमालिक जो है ये किस विभाग का प्रमुख होता था? सैन्य विभाग, गुप्तचर और डाक विभाग, टकसाल विभाग या फिर कृषि विभाग? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? तो ध्यान रखेंगे, सल्तनत काल में बरीद मुमालिक जो है दोस्तों ये किस विभाग का प्रमुख होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गुप्तचर और डाक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है चोल प्रशासन। ठीक है, ध्यान से आपने हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए चोल प्रशासन में जो है पेरुंदरम और सिरुत्रम, ठीक है, ये क्या थे दोस्तों? चोल प्रशासन में पेरुंदरम और सिरुत्रम ये क्या थे? भूमि के प्रकार थे, करों के नाम थे, या फिर क्रमशः उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारी थे, या फिर स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का? चोल प्रशासन में पेरुंदरम और सिरुत्रम जो है ये क्या थे दोस्तों? ये श्रेणियां थी। ठीक है, यानी कि उच्च और निम्न श्रेणियों की श्रेणी के अधिकारी थे दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, जो आपका यहाँ पर पेरुद्रम था, पेरुद्रम ये उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। ठीक है, ये जो है उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे, और जो आपका सिरुत्तम है ये निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्रमशः आपका उच्च और निम्न श्रेणी हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपको आंसर करना है किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, महबूब इलाही जो है किस सूफी संत को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? किस सूफी संत को महबूब इलाही, महबूब इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। ठीक है, क्या होता है? ईश्वर का प्रिय। ठीक है, ईश्वर का प्रिय जो है महबूब इलाही किसे कहा जाता था दोस्तों? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता है? महबूब इलाही कहा जाता है, यानी कि ईश्वर का प्रिय जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने आंसर करना है अशोक के 7वें स्तंभ लेख में क्या विशेषता है? ठीक है, यानी कि अशोक के 7वें स्तंभ लेख में क्या विशेषता है? ऑप्शन देखिए, यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है, इसमें केवल धम महामात्रों का उल्लेख है, यह सभी 7 स्तंभों का उत्कीर्ण है और सबसे लंबा है, यह दिल्ली मेरठ स्तंभ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो आपको बताना है अशोक के 7वें स्तंभ लेख की क्या विशेषता है। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सबसे लंबा है दोस्तों स्तंभ लेख सम्राट अशोक का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह सभी 7 स्तंभों पर उत्कीर्ण है और सबसे लंबा है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, कौन सा है? 7वां। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे लंबा जो है स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां है। और अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, अगर आपको सबसे छोटा पूछा जाएगा तो याद रखेंगे रुमिनदेई अभिलेख। ठीक है, ये सबसे छोटा जो है इनका अभिलेख है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अशोक का 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा है, और यह सभी 6 स्तंभों, जो 6 स्तंभ हैं आपकी, जैसे आपका दिल्ली, टोपरा आदि पर उत्कीर्ण है। इसमें दोस्तों अशोक द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों जैसे सराय बनाना, कुएं खुदवाना और धम महापात्रों की गतिविधियों का सारांश दिया गया है। ठीक है, यह एकमात्र अभिलेख है जो अशोक के धम प्रयासों का एक समेकित विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो सबसे लंबा और सबसे छोटा स्तंभ लेख आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य में कवलगार क्या थे? ठीक है,
आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य में कवलगार किन्हें कहा जाता था? मंदिर के पुजारी को कहा जाता था, या फिर विदेशी दूत, राजकीय कवि, या फिर वे पुलिस अधिकारी जो चोरी के लिए जिम्मेदार माने जाते थे? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य में कवलगार। ठीक है, कवलगार किसे कहा जाता था? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वे पुलिस अधिकारी जो चोरी के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कौलगार वे अधिकारी होते थे जो चोरी के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां से मिट्टी के हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, सुरकोटदा। जो मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता को बताया था तो वहाँ पर मिट्टी के हल का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ था, किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बनावली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बनावली जो स्थल है दोस्तों, ये कहाँ है? ये है दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में है दोस्तों ये स्थल। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, और बनावली से दोस्तों और क्या मिला है? बनावली से दोस्तों और क्या मिला है? उत्तम किस्म के जौ के साक्ष भी मिले हैं यहाँ से। ठीक है, जौ के साक्ष भी मिले हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये बनावली स्थल की जो है खोज जो है किसने की थी? तो मैंने बताया था बनावली स्थल की जो खोज की थी वो किसने की थी? R.S. बिस्ट। ठीक है, याद रखेंगे, R.S. बिस्ट। ठीक है, R.S. बिस्ट ने दोस्तों खोज की थी बनावली की। कब की थी अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे 1974 में की थी। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनको दोस्तों आपने एक एक करके अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है? यानी कि आपको सही ऑर्डर में रखना है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों को। ठीक है, देखिए, पहला दोहारा का युद्ध हो गया, चौसा का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, या फिर सरहिंद का युद्ध। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको बताना है हुमायूं द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो 13 का फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले इन्होंने लड़ा था दोस्तों दोहारा का युद्ध। ठीक है, ए ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है आपका दोहारा का युद्ध लड़ा था सबसे पहले। कब लड़ा था? ये लड़ा था दोस्तों 1532 में। ठीक है, 1532 ईस्वी में इन्होंने दोहारा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और अफगानों को इन्होंने दोस्तों इसमें हराया था। ठीक है, दूसरा जो है हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध दूसरा कौन सा था? चौसा का युद्ध। ठीक है, दूसरा चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध हुमायूं द्वारा, ये पूछा जाता है 1539। ठीक है, 1539 में दोस्तों हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसे के युद्ध में शेर खान ने जो है दोस्तों हुमायूं को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, इसके बाद तीसरा कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये कब लड़ा गया था? ये बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था 1540 में। ठीक है, 1540 में हुमायूं के द्वारा दोस्तों कौन सा लड़ा गया था? बिलग्राम का युद्ध 1540 में। हुमायूं अंतिम रूप से दोस्तों पराजित हुआ और भारत छोड़कर भाग गया था। ठीक है, सरहिंद का युद्ध दोस्तों ये लड़ा गया था आपका 1555 में। ठीक है, 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराकर दिल्ली की गद्दी जो है पुनः प्राप्त कर ली थी। तो दोस्तों ये क्रम रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, तो इनके युद्ध दोस्तों हुमायूं के इनको आपको क्रम में याद रखना है। ठीक है, दोहारा का युद्ध, चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। ठीक है, और किस सन में हुए ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 का आंसर करना है। 14 है दोस्तों, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित प्रस्फोद्रण नीति का अर्थ क्या था? ठीक है, प्रस्फोद्रण जो है ये दोस्तों इसका क्या अर्थ था? ठीक है, क्या इसका मतलब था? ठीक है, अर्थ क्या था? राज्यों को जीतकर मुक्त कर देना। ठीक है, राज्यों को बलपूर्वक जड़ से उखाड़कर साम्राज्य में मिलाना, या फिर अधीनता स्वीकार कराकर वापस करना, या फिर केवल वार्षिक कर देना। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए?
समुद्रगुप्त का दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। इसमें वर्णित जो है प्रस्बोधन जो है ये नीति का क्या अर्थ है पूछा है, तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राज्यों को बलपूर्वक जड़ से उखाड़कर साम्राज्य में मिलाना, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को जो है प्रस्बोधन कहा गया है, ठीक है। प्रसबधन उद्धरण का अर्थ है दोस्तों बलपूर्वक जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको। इसका क्या हो जाएगा, प्रसब, ठीक है, प्रसबधन उद्धरण, ठीक है। प्रसबधन उद्धरण का मतलब क्या हो जाएगा, बलपूर्वक जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि यहाँ के राजा के पास ऐसी सेना है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो ऑप्शन देखिए, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायस या फिर फर्नाओ नूनीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का आपको बताना है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के किस विदेशी यात्री ने लिखा है कि यहाँ के राजा के पास ऐसी सेना है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो कौन सा विदेशी यात्री था दोस्तों आपको बताना है। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल रज्जाक, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों अब्दुल रज्जाक। ये दोस्तों किसके शासन में आया था विजयनगर, तो ये आया था दोस्तों देवराय द्वितीय में, ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में भागदूत, ठीक है, नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। मैंने आपको अच्छे से बताया था दोस्तों उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसको आप जरूर देखिए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों भागदूत जो है ये भागदूत नामक अधिकारी का क्या कार्य था, ठीक है। राजमहल का रक्षक, कर संग्रह करता, पासे यानी कि जुए के खेल में राजा का सहयोगी या फिर संदेश वाहक। क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर, उत्तर वैदिक काल में भागदूत नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये था दोस्तों कर संग्रह करता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कर संग्रहकर्ता का मतलब होता है इनकी टैक्स को कलेक्ट करने वाला दोस्तों ये अधिकारी था, ठीक है, भागदूत, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 17 में आपको बताना है दोस्तों शेरशाह सूरी के प्रशासन में मुंसिफ अ मुंसिफान, ठीक है, मुंसिफ अ मुंसिफान का मुख्य दायित्व क्या था। सैन्य निरीक्षण, न्यायिक प्रशासन और दीवानी मामलों की देखभाल, धार्मिक कर की वसूली या फिर खुफिया जानकारी जुटाना। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायिक प्रशासन और दीवानी मामलों की देखभाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शेरशाह सूरी के प्रशासन में मुंसिफ अ मुंसिफान का मुख्य दायित्व क्या था, न्यायिक प्रशासन और दीवानी मामलों की देखभाल करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है दोस्तों संगम युग के किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है संगम युग के किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल और पंचम वेद कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, तिरुक्कुरल, ठीक है, जिसे कुराल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कुराल को जो है इसको संगम साहित्य का दोस्तों प्रथम ग्रंथ जो है प्रसिद्ध ग्रंथ इसको माना जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ तमिल साहित्य का बाइबल और पंचम वेद इसको माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है इसकी रचना किसने की, ठीक है। इसकी रचना दोस्तों किस कवि ने की, तो इसकी रचना की दोस्तों तिरुवल्लुर ने, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसकी रचना किसने की, तिरुवल्लुवर, ठीक है,
तिरुवल्लुवर ने दोस्तों इसकी रचना की, ठीक है, तिरुकुलर यानी कि कुराल की, ठीक है। इसको जो है क्या कहा जाता है, तमिल साहित्य का बाइबिल और पंचम वेद माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। 19 है दोस्तों, सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा काल में किससे था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है, सरंजामी जो है ये प्रथा थी दोस्तों, इसका संबंध मराठा काल में किससे था। धार्मिक अनुदान से, या फिर मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, या फिर समुद्री व्यापार पर कर से, या फिर शिवाजी के गुप्तचर विभाग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो दोस्तों जो सरंजामी प्रथा थी दोस्तों, इसका संबंध मराठा काल में किससे था, मराठा भू राजस्व व्यवस्था थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे 19 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों एक प्रकार की जो है जागीरदारी प्रथा थी, ठीक है। एक प्रकार की इसको आप जो है जागीरदारी प्रथा कह सकते हैं, जागीरदारी प्रथा, ठीक है। एक प्रकार की ये जागीरदारी प्रथा थी दोस्तों, जिसमें मराठा सरदारों को उनके वेतन के बदले भूमि का राजस्व दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में दोस्तों यहाँ पर मौर्य काल के अधिकारियों और उनके विभाग से संबंधित यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में तो यहाँ पर आपको देखिए, मौर्यकालीन अधिकारियों यानी कि अध्यक्षों को उनके विभाग से सुमेलित करें। यहाँ पर आपको अधिकारी दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनके विभाग दिए हैं। चलिए पहला देखिए, पण्याध्यक्ष कौन था मौर्य काल में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट का, पण्याध्यक्ष था दोस्तों वाणिज्य और व्यापार विभाग का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाणिज्य हो जाएगा, ठीक है। सूनाध्यक्ष कौन था, सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष था दोस्तों ये आपका बूचड़खानों का, ठीक है, और मांस की बिक्री की व्यवस्था का निरीक्षण करता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सूनाध्यक्ष बूचड़खाना, ठीक है। और विविताध्यक्ष कौन था, विविताध्यक्ष दोस्तों, विविताध्यक्ष जो है ये राज्य में चारागाहों यानी कि गोचर भूमि और बंजर भूमि के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विविताध्यक्ष हो जाएगा चारागाह, ठीक है। और पौतवाध्यक्ष आप जानती हैं, पूछा भी गया था। पौतवाध्यक्ष दोस्तों राज्य में मापतौल के मानकों और बांटों की शुद्धता सुनिश्चित करने वाला अध्यक्ष था। तो यहाँ पर आपका मापतौल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्रम रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 2143, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मौर्यकालीन अधिकारियों यानी कि अध्यक्षों को उनके विभाग से सुमेलित हमने किया। देखिए यहाँ पर ये हमेशा पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो अध्यक्ष रहे हैं विभागों के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है। 21 में दोस्तों आपको बताना है, शुंग काल में निर्मित सांची के स्तूप की वेस्तनी यानी कि रेलिंग किस धातु या पदार्थ की बनी थी। आपको बताना है शुंग काल में, ठीक है। शुंग काल में निर्मित सांची के स्तूप की वेस्तनी यानी कि जिसको हम रेलिंग बोलते हैं, किस पदार्थ या धातु की बनी थी। लकड़ी, पाषाण, ईंट, तांबा। क्या हो जाएगा राइट आंसर 21 का, 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक। ध्यान रखेंगे, शुंग काल में सांची के स्तूप का विस्तार किया गया और उसकी लकड़ी की वेस्तनी यानी कि लकड़ी की जो रेलिंग थी उसको हटाकर पाषाण यानी कि स्टोन की लगाई गई, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग और उसके उत्तराधिकारियों ने सांची के स्तूप का आकार जो है इस दुगना करवा दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पाषाण यानी कि पहले लकड़ी का था, ठीक है, रेलिंग, उसके बाद उसको हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, शुंग काल में पाषाण का बना दिया उसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने ईसाई धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए अकाविवा और मोनसेरेट को आमंत्रित किया था। चलिए ऑप्शन देखिए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का, किस मुगल बादशाह ने ईसाई धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए अकाविवा और
मोनसेरेट को आमंत्रित किया था? तो क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर बताइए। 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, मुगल बादशाह अकबर ने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए गोवा से दोस्तों इनको बुलाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में देखना है दोस्तों, बौद्ध दर्शन के प्रति समुत्पाद सिद्धांत के कितने अंग या निदान बताए गए हैं? आपको बताना है बौद्ध दर्शन के प्रति समुत्पाद सिद्धांत के कितने निदान या अंग बताए गए हैं? 8, 10, 12 या फिर 16? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा? 12, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बौद्ध दर्शन की प्रतीत समुत्पाद यानी कि कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें दोस्तों 12 अंगों को समझाया गया है, जिसे द्वादश निदान भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है द्वादश निदान भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें आपका संस्कार आता है। ठीक है, विज्ञान, संस्कार, ठीक है, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 24 में आपको बताना है, शिवाजी के अष्टप्रधान में देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान में दबीर या सुमंत का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन देखिए, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, विदेश मामले और राजकीय समारोह, सैन्य भर्ती या फिर पत्र व्यवहार की जांच। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिवाजी के अष्टप्रधान में आपको बताना है दबीर या सुमंत का क्या कार्य था। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? विदेश मामले और राजकीय समारोह। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24 का ध्यान रखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में दबीर या सुमंत का कार्य जो है विदेश मामले यानी कि विदेश मामले देखना था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों आपको बताना है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बारे में दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है, सातवाहन शासक। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताए हैं सातवाहन वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। ठीक है, तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही कथन जो है चुनना है। पहला देखिए, पहला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो है विम कटफिशेस को जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है, तीसरा देखिए, सातवाहन शासकों ने मुख्य रूप से शीशे के सिक्के जारी किए। तो यहाँ पर 25 में क्या हो जाएगा बताइए। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे, वो इसको चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो ये दिया जाता है विम कटफिशेस को। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा, ये आपका सही है पहला। दूसरा देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता है, ये भी ठीक है। ठीक, और तीसरा, सातवाहन शासकों ने मुख्य रूप से शीशे के सिक्के चलाए, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पर आपके सही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है आपको, भारत में व्यापार स्तर पर स्वर्ण सिक्के जो है कुषाण शासक विम कटफिशेस ने चलाए थे। ठीक है, विम कटफिशेस कौन था? ये कुषाण शासक था। ठीक है, और गुप्तकालीन अभिलेखों में स्वर्ण सिक्कों को जो है दिनार कहा गया है, और सातवाहन शासकों ने मुख्य रूप से शीशे के सिक्के चलाए। इसके अतिरिक्त जो है प्रोटीन और तांबे के भी सिक्के उन्होंने चलाए थे। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। चलिए 26 का आंसर करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में आयागार व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति होती थी? ठीक है, आपको विजयनगर साम्राज्य में बताना है, आयागार व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति होती थी? 8, 12, 10 या फिर 15? क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर? 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12। ठीक है, 12 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी ग्राम प्रशासन के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में आयागार व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। इन 12 अधिकारियों के समूह को जो है क्या कहा जाता था? आयागार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था?
इन 12 अधिकारियों के समूह को आयागार कहा जाता था, जो गांव के प्रशासन, पुलिस और राजस्व के लिए जिम्मेदार होते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 दोस्तों आपको बताना है विक्रमांक देवचरित, जिसमें कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन है, किसने लिखी है? तो आपको बताना है दोस्तों विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए कलहण, बिलहण, हेमचंद्र या फिर पद्मगुप्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का? विक्रमांक देवचरित जो है ये किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों कवि बिलहण की। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बिलहण जो है दोस्तों ये कौन थे? ये कश्मीरी कवि थे। ठीक है, कौन से कवि थे? ये कश्मीरी कवि थे। ठीक है, इनकी रचना है विक्रमांक देवचरित, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये और साथ ही साथ दोस्तों वे कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य के जो है राज कवि भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 में। 28 का आंसर करें। सल्तनत काल में एकता व्यवस्था का अंततः वंशानुगत होना किसके काल में शुरू हुआ? तो आपको बताना है सल्तनत काल में जो एकता व्यवस्था थी, एकता व्यवस्था का अंततः जो है वंशानुगत होना किसके काल में शुरू हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर? 28 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासन में ही दोस्तों फिर ये क्या हो गया था, एकता व्यवस्था वंशानुगत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको आंसर करना है पेरिप्लक्स ऑफ द इरेथियन सी का अज्ञात लेखक किस बंदरगाह को बौद्धों का केंद्र बताता है? तो आपको बताना है पेरिप्लक्स ऑफ द इरेथियन सी जो है, ठीक है, ये अज्ञात लेखक दोस्तों किस बंदरगाह को बौद्धों का केंद्र बताता है? क्या रहेगा आंसर? मुजरिस, भरूच, ताम्रलिप्त या फिर होडुका। क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर? 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ओडुका। ठीक है, अरिकामेडु। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसमें जो ग्रीक नाविक था, ठीक है, इनकी ग्रीक नाविक द्वारा रचित जो पेरिप्लेक्स ऑफ द इरेथियन सी है, इसमें दोस्तों जो पोडुका नामक बंदरगाह है इसका उल्लेख है, जिसकी पहचान जो है पुदुचेरी के निकट जो है अरिकामेडु से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर क्या बताना है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक पदों के घटते क्रम का सही पदानुक्रम क्या है? घटते क्रम में बताना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक पदों को घटते क्रम में सही पदानुक्रम क्या है? देखिए सुल्तान, वली या मुक्ता, उसके बाद सिकदार या फिर उसके बाद मुकद्दम। दूसरा देखिए सिकदार, वली, मुकद्दम, सुल्तान। तीसरा देखिए सुल्तान, सिकदार, मुकद्दम, वली। चौथा देखिए वली, सुल्तान, सिकदार, पटवारी। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 30 का? आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक पदों का सही घटते क्रम का पदानुक्रम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा सुल्तान। ठीक है, सुल्तान के बाद घटते क्रम में बताना है तो सबसे पहले सुल्तान आ जाएगा। सुल्तान किस में है? आपका सी और ए में है, तो डी और बी आप काट दें। ठीक है, तो पहले सुल्तान आएगा। ठीक है, सुल्तान के बाद कौन आएगा? वली या मुक्ता। ठीक है, दूसरे में वली या मुक्ता, तो दोस्तों आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक पदों के घटते क्रम का सी अनुक्रम, सबसे पहले सुल्तान यानी कि केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख सुल्तान हो गया पहले। दूसरा वली या मुक्ता, जिसको प्रांत का प्रमुख जो प्रांत का प्रमुख ये गवर्नर होता था दोस्तों। ठीक है, सल्तनत काल में। उसके बाद सिकदार। सिकदार जो है दोस्तों ये सिख यानी कि जिले का प्रमुख होता था, जो कानून व्यवस्था और राजस्व के लिए जिम्मेदार था। उसके बाद मुकद्दम। मुकद्दम जो था दोस्तों ये गांव का मुखिया था, जो स्थानीय स्तर का प्रशासन देखता था। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 30 का। चलिए आगे देखिए 31 में। 31 में आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नगर बुद्ध के काल में गणतंत्र नहीं था बल्कि राजतंत्र था? ये भी मैंने आपको अच्छे से कराया था जब मैंने आपको क्या कराए थे, महाजनपद काल मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा नगर जो है बुद्ध के काल में
गणतंत्र नहीं था बल्कि राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था वहाँ। देखिए, कपिलवस्तु, कुशिनारा, कौशाम्बी, मिथिला। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो 31 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौशाम्बी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक, बुद्ध के काल में कौशाम्बी कहाँ की राजधानी थी? कौशाम्बी, ये भी मैंने आपको महाजनपद काल में बताया था। कौशाम्बी जो है ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये गणतंत्र नहीं था दोस्तों, बल्कि ये जो है पौरव वंश के राजा उदयन के अधीन एक राजतंत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बताना है, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किस वर्ष की थी? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने की दोस्तों दीन पनाह नगर की स्थापना। ठीक है, कहाँ की? दिल्ली में। ठीक, तो कब की पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हुमायूं ने दिल्ली में दोस्तों दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1533 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1533 में दोस्तों दीन पनाह नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीन पनाह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ क्या होता है? दीन पनाह, दीन पनाह का मतलब होता है दोस्तों धर्म का शरण स्थल। क्या होता है? धर्म का शरण स्थल। ठीक है, धर्म का शरण स्थल जो है इसका अर्थ होता है दोस्तों दीन पनाह का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में दोस्तों आपको आंसर करना है, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष जो है तनुसुली जो है तनुसुली नगर का विस्तार कलिंग तक करवाया था? आपको बताना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किसका है? ये अ, कलिंग नरेश खारवेल का है दोस्तों। ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो है कलिंग नरेश खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष तनुसुली तनुसुली नहर का विस्तार कलिंग तक करवाया था? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, द्वितीय वर्ष, 5वीं वर्ष, 8वीं वर्ष, 12वीं वर्ष। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो याद रखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 5वें वर्ष में तनुसुली नहर का विस्तार राजधानी तक करवाया था, 5वें वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, इस नहर का निर्माण मूल रूप से दोस्तों नंद राजा जो है महापदम नंद ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में दोस्तों आपको बताना है, भक्त संत जो हैं शंकर देव ने असम में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? आपको यहाँ पर बताना है, भक्ति संत जो हैं शंकर देव ने असम में जो है किस संप्रदाय की स्थापना की थी? श्री संप्रदाय, एक शरण संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर सनक संप्रदाय? क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शंकर देव जो हैं ये असम के जो है महान भक्त संत हैं दोस्तों। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी? शरण संप्रदाय की स्थापना। ठीक है, एक शरण संप्रदाय। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 34 का। ये दोस्तों जो शरण संप्रदाय था इसको आप कह सकते हैं नव वैष्णववाद। ठीक है, तो इसकी स्थापना इन्होंने की। इन्होंने दोस्तों मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध करते हुए एकमात्र ईश्वर यानी कि कृष्ण यानी कि विष्णु की भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, शंकर देव ने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। 35 दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपने आंसर करना है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों अक्षवाप नामक अधिकारी का संबंध किससे था? आपको बताना है, ऋग्वैदिक काल में अक्षवाप नामक अधिकारी का संबंध किससे था? आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, जुए पासे के खेल में राजा का साथी, संदेशवाहक या फिर राजा का सारथी? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों 35 का? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अक्षवाप था दोस्तों, वह अक्षवाप नामक जो अधिकारी था ऋग्वैदिक काल में दोस्तों, ये जो है जुए यानी कि पासे के खेल में राजा का क्या होता था? साथी। तो यहाँ पर
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऋग्वैदिक काल में अक्षवाप नामक अधिकारी जो है जुए पासे के खेल में राजा का साथी और निरीक्षक होता था। ठीक है, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।